हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशन विद एमके गौतम में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सही से होंगे। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने जो भी मगध के जो साम्राज्य से थे, साम्राज्य का जो विस्तार किया, कुछ हर्यक वंश से, बिंदु शिशुनाग वंश से, नंद वंश थे और मौर्य वंश थे। तो उस कड़ी में क्या हुआ कि नंद वंश जब उस टाइम में शासक थे, जो नंद वंश के बारे में हम पढ़े हुए थे कि सिकंदर के समकालीन थे, तो जब नंद वंश, जब मगध का जो उदय हो रहा था, उसी टाइम में एक विदेशी आक्रमण भी होता है जो मौर्य वंश से पूर्व, अगर माना जाए तो यह विदेशी जो आक्रमण है यह मौर्य वंश से पूर्व ही हुआ। और मौर्य वंश जब चल ही रहा था तो यह समाप्ति भी हो गया, मतलब स्टार्टिंग पे था तब वो समाप्त हो गया। तो कुछ एग्जाम ऑफ व्यू से इसके फैक्ट के बारे में समझेंगे और कुछ विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग अच्छे से देखिएगा और दिमाग को स्थिर करके देखिएगा, क्योंकि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो स्थिर से समझने वाली बात है। और जो भी ये बुक में भी दिए हुए, लेकिन मेरा एक पर्पस होता है कि आप अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। तो मेरी यह इच्छा है कि आप इसको अच्छे से देखिए और काश आपको अच्छा लगे। तो हम कुछ, अगर इसके विदेशी आक्रमण की अगर बात करें तो इसका जो विदेशी आक्रमण होता है वो 6ठी ईसा पूर्व में जो स्टार्टिंग होता है, 6ठी ईसा पूर्व, वहां इसका विदेशी आक्रमण होता है। तो विदेशी आक्रमण के बारे में कुछ यूनानी आए, मतलब पहले तो ईरानी आए, उसके बाद यूनानी आए। तो कुछ महत्वपूर्ण शासक रहे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। कुछ इसके जो फैक्ट है उसके बारे में भी समझेंगे। देखिए ये दोस्तों, यह आपको भारत का चित्र लग रहा होगा, थोड़ी अच्छी भी नहीं है मगर आपको समझाने के लिए मैंने यह बताया। तो यह जो भारत है, यह कश्मीर का क्षेत्र हो गया उत्तर में, यह दक्षिण का क्षेत्र हो गया, ठीक है, यह पूर्व का क्षेत्र हो गया और यह पश्चिम का क्षेत्र हो गया। तो पश्चिम में आप जानते हैं कि कंबोज, गांधार और मद्र। तो यह जो कंबोज और गांधार और मद्र है, यह खैबर दर्रा और हिंदू कुश पर्वत के पास है, ठीक है, उसके समीप है। इधर आप देख रहे हैं कि उत्तर में हिमालय है, जो यह पूरा क्षेत्र घेरा हुआ है। यह टोटल जो है पानी का क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो यह जो क्षेत्र है यह पानी का क्षेत्र है और इधर उत्तर में यह हिमालय का क्षेत्र है। और यह जो भारत है यह उत्तर की मतलब कि पूर्व की तरफ है। तो यह जो गंधार क्षेत्र है, तो होता क्या है कि जब यह क्षेत्र पानी का है, यह क्षेत्र हिमालय से ढका है, तो यह एक रास्ता है दूसरे विदेशी के आने का, यह एक महत्वपूर्ण रास्ता की तरफ खुल जाता है, जिसे हिंदू कुश पर्वत भी है और खैबर दर्रा भी इसी इलाके में पड़ता है। होता क्या है कि जब मगध का जब उदय हो रहा है, जब मगध का साम्राज्य का उदय हो रहा है, मगध साम्राज्य का जब विस्तार हो रहा है, तो उसी समय में कुछ शासक जो विदेशी, जो यूनानी थे, ईरानी जो थे, तो ईरानी का भी उस समय में शासक जो है विस्तार हो रहा था ईरान में। वहां के शासक हकमनी वंश थे। हुआ क्या कि जब पूर्वी भारत में मगध पर एक शक्तिशाली शासक का दौर चल रहा था, उसी समय यह जो क्षेत्र है पश्चिम का, वहां कंबोज, गंधार और मद्र के क्षेत्र में, यह तीनों जो क्षेत्र है यह आपस में, जो यहाँ के जो शासक थे वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते। तो लड़ते जो झगड़ते रहते थे, तो होता क्या कि जब यह तीनों लड़ रहे थे, इसका फायदा तीसरा को उठा लिया। यह तीनों लड़ रहे हैं, चौथा कोई फायदा उठा लिया। तो यह बंगाल का जो क्षेत्र है, यहाँ पानी है टोटल, और यह हिमालय का क्षेत्र है, तो इधर से आने का रास्ता है। तो जब भारत में के पूर्वी क्षेत्र में मगध का विस्तार हो रहा था, उसी समय ईरान में भी इनका हकमनी वंश का विस्तार हो रहा था। हुआ क्या कि यह तीनों झगड़ रहे थे। झगड़ने वक्त में क्या हुआ कि जब आप 3 आदमी लड़ रहे हैं, चौथा आदमी इसमें फायदा उठा लिया। तो हुआ क्या कि जब हकमनी वंश जो अपने राज्य में विस्तार कर रहा था, तो वह अपने राज्य को 28वां प्रांत में यह बहुत सारे पश्चिमोत्तर भारत को मतलब पश्चिम में जो भी उनका जगह था, ईरान, इराक, तुर्क को जीत चुका था। यह भारत पर आक्रमण करने के लिए 20वां प्रांत भारत को बनाना चाहता था। तो हम देखेंगे कि जो
हकमानी जो यूनानी है वो विदेशी आक्रमण सबसे प्रथम रहे। भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानी के द्वारा हुआ। ठीक है, भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानी के द्वारा हुआ, जो एक हकमनी वंश और सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली वंश रहा ईरान में, जो तुर्क इराक को जीत चुका था और भारत को 20वां जो है राज्य बनाना चाहता, 20वां प्रांत बनाना था। इसका रीजन क्या है कि जो भी शासक आए, जो भी विदेशी आए भारत में, वो भारत को लूटना चाहते थे। भारत में आपने सुना होगा कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, भारत को सोने का प्रदेश कहा जाता है। तो यह इस हकमनी वंश के साइरस द्वितीय जो जब 558 से 500 BC में इनका जो शासन काल होता है, वो प्रथम आक्रमण करने के लिए भारत में प्रवेश करते हैं, लेकिन भारत जो आक्रमण करने के प्रवेश में वो भारत से लौट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अब भारत हमारी संभव की बात नहीं है, हम इसे जीत नहीं सकते। वो कमजोर शासक के तौर पे आया। फिर डेरियस प्रथम आया, जिसने प्रथम आक्रमण किया, वो भी सफल आक्रमण किया। भारत पर प्रथम आक्रमण का जो सफल जो आक्रमण किया वो डेरियस प्रथम या दारा प्रथम कहा गया। इन्होंने भारत पर जो है आक्रमण किया 516 BC में, वो सफल रहा। इसने सिंध क्षेत्र, गंधार क्षेत्र और गंभोज क्षेत्र को जीत लिया। जितने भी क्षेत्र है, गंभोज, गंधार और सिंध क्षेत्र को जीत लिया। वो पंजाब का क्षेत्र पड़ता है, ये देख रहे होंगे। इसी क्षेत्र से जो है यह ईरानी भारत में प्रवेश किए, पश्चिमोत्तर भारत से। तो ये पश्चिमोत्तर भारत को 20वां प्रांत बनाना चाहते थे और काफी सारा भारत से धन लूटकर यह अपने ईरान क्षेत्र में ले जाना चाहते थे। तो इस जो सपना लेकर वो भारत में प्रवेश किया, इसने गंधार प्रदेश और सिंध को क्षेत्र को जीत लिया। इसने क्या किया, जब आया तो इधर जो गंधार क्षेत्र वो युद्ध करते हुए आया और पंजाब और सिंध के क्षेत्र को जीत लिया 516 BC में। इसने पश्चिमोत्तर भारत को जीत कर 20वां प्रांत बनाना चाहा। उसके बाद क्या हुआ कि जब इन्होंने 300 जब वहां आए तो उन्होंने जब आए तो 200 साल लगभग यह भारत में रहे। ठीक है, तो ईरानी जो है 200 साल भारत में रहे। जब वो भारत में 20वां प्रांत बना रहे थे, तो मैंने बताया कि यह भारत के सोने की चिड़िया कहा गया। तो जो इनके जो लेखक थे ईरानी, कातिब, इन्होंने कहा है कि कातिब, ये तो कातिब है ईरानी लेखक। तो जो भी धन लूटने के लिए भारत में प्रवेश किए, तो उन्होंने अपने क्षेत्र से व्यापार किया, वाणिज्य के, क्योंकि यह जो क्षेत्र था पंजाब का, सिंध का क्षेत्र, बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था और सबसे अर्थव्यवस्था में संपूर्ण क्षेत्र था। इसलिए ईरानी ने इन क्षेत्र को पहले लूटा, उसके बाद इनको अपना प्रांत बनाया 20वां प्रांत। और 20वां प्रांत बनाने के बाद ईरान और भारत का जो व्यापार प्रधान बना दिया। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने 360 टैलेंट स्वर्ण मुद्रा प्राप्त किए, जो पंजाब के क्षेत्र में व्यापार करने के बाद उन्हें प्राप्त हुए। जब उन्होंने ईरानी शासक जो थे, जब वो धन लूटकर सारी बहुत ज्यादा मात्रा में जब धन लूट लिए भारत से, तो वो आप वापस ईरानी सागर लौट गए। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ खरोष्टी लिपि जो है, उनका एक अरमाइका लिपि था, उनसे एक नया लिपि का आविष्कार हुआ जो खरोष्टी लिपि था। तो इनका प्रभाव यही हुआ कि उन्होंने नया लिपि का जन्म किया, जो दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। और यह जो ईरानी जो लेखक, मतलब ईरानी जो लिपिकार थे, कातिब, इन्होंने खरोष्टी लिपि का जन्म दिया और अरमाइका लिपि जो ईरानी लिपि थी, उनसे खरोष्टी लिपि का नया रूप दिया। और यह दाएं से बाईं ओर लिखा जाता था, जो कि हम देखेंगे आगे की दौर में, मौर्य काल में, जब अशोक ने बहुत सारे जो खरोष्टी लिपि का भी प्रयोग किया है। तो भारत और ईरान के बीच आर्थिक व्यापार विकसित हुआ। उसके बाद मौर्य कला में भी ईरानी प्रभाव देखने को मिला, जैसे कि राजप्रथम और स्तंभ आदि। इन्होंने ईरानी प्रभाव इतना मात्रा में भारत में छोड़ दिया, क्योंकि यह 200 साल तक भारत में राज किए। और 200 साल राज करने के बाद इन्होंने कुछ प्रभाव छोड़े, जिससे वह आगे तक चलता रहा, जैसे कि खरोष्टी लिपि और आर्थिक व्यापार जो गति थी उनको बढ़ाया रखा। और जो भी मौर्य काल में जो हम देखेंगे, जो राज प्रसाद है, वह स्तंभ इन्हीं के द्वारा प्रभावित हुए, जो आदि बहुत सारे चीज थे।
तो उसके बाद क्या हुआ कि जब विदेशी आक्रमण, जब ईरानी जब आए तो उसके बाद यूनानी का प्रवेश हुआ। यूनानी शासक जो फिलिप द्वितीय था, वह मकदूनिया का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। उन्होंने तुर्क, ईरान, इराक को जीत लिया था। जब ईरान इराक कैसे जीता, तो इनसे इनका युद्ध हुआ, ईरानी और यूनानी का युद्ध हुआ, जिसमें ईरानी की हार हो जाती है और ईरानी उसका जो प्रभाव था वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाता है भारत देश में। उसके बाद यह जो फिलिप द्वितीय है, जिसका पुत्र सिकंदर जो है, और 359 बीसी में मकदूनिया का शासक बनता है फिलिप द्वितीय। और शासक बनने के बाद 329 बीसी में उनकी हत्या हो जाती है फिलिप द्वितीय की, और उनके जो पुत्र सिकंदर वो विश्व विजेता बनने के लिए भारत में प्रवेश करता है। उनका एक ही वजूद था, अगर बात करें एक ही उद्देश्य था कि विश्व में विजय, मतलब विश्व विजेता बनने का और बहुत सारे मात्रा में धन लूटने का इनका एक प्रमुख जो बात अगर कहें प्रमुख सोच थी इनकी, जो बहुत सारे धन लूटना है और धन लूटने के बाद जो मेरा जो पूरी विश्व में मेरा जय जयकार होना चाहिए, इनका एक प्रमुख विशेषताएं थी। तो इन्होंने इस उद्देश्य से भारत में प्रवेश किया। और भारत में प्रवेश करने के बाद तो जैसे कि हमने बताया कि फिलिप द्वितीय जो भारत का मतलब कि जो फिलिप द्वितीय का जो पुत्र है सिकंदर, इन्होंने क्या किया कि 359 बीसी में मकदूनिया का शासक बना फिलिप द्वितीय। उनका पुत्र सिकंदर था, जिसकी हत्या, जो फिलिप द्वितीय की हत्या 329 बीसी में हो जाती है। और 329 बीसी में मकदूनिया का शासक भी जो सिकंदर बन जाता है। तो 20 वर्ष की अवस्था में सिकंदर मकदूनिया का शासक बनता है, और वह अरस्तु का शीर्ष रहता है, और उस अरस्तु का शीर्ष भी रहता है। तो जो अरस्तु का शीर्ष, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अरस्तु का शीर्ष कौन था, तो सिकंदर था। तो जो 320 ईस्वी में भारत पर प्रथम आक्रमण जो है धन लूटने और संपत्ति अर्जन करने की ललचा जो थी सिकंदर के अंदर में, उन्होंने सोचा कि विश्व विजेता कैसे बना जाए। तो 320 में खैबर दर्रा, जो भी जिस दर्रा से ईरानी आए तो उसी दर्रा से यूनानी के जो शासक थे सिकंदर, उन्होंने भी प्रवेश किया हिंदू कुश पर्वत से, और पार करके और ईरानियों को हराकर तुर्क, इराक, ईरान जितने भी क्षेत्र को जीत लिया और भारत में प्रवेश किया। भारत में प्रवेश करने का एक ही उद्देश्य था, धन लूटना और विश्व विजेता बनना। और विश्व विजेता बनने के लालसा में वह भारत में प्रवेश किया 326 बीसी में। तो मतलब कि इतिहास के जो पिता है हेरोडोटस और अन्य यूनानी लेखक ने कहा है कि जो भारत संपत्ति और वैभव में सबसे संपूर्ण देश उस टाइम में, जो हेरोडोटस ने एक अपने इतिहासकार में कहा है कि यह जो भारत है वह अचल संपत्ति का देश है। इसलिए वह जो सिकंदर था इन चीजों को पढ़कर भारत में धन लूटने के मकसद से भारत में प्रवेश किया। धन लूटने के मकसद में उन्होंने क्या किया कि हर तरह से धन लूटना का जो भी कबीलाई जीवन थी, जो पश्चिमी क्षेत्र, हमने कैसे बताया कि पश्चिमी क्षेत्र से प्रवेश जो किया, तो पश्चिमी क्षेत्र से आते आते उन्होंने बहुत से राजा को पराजित किया। पहले तो ईरानी को पराजित किया, ईरानी पराजित करके उनका प्रभुत्व समाप्त कर दिया। उसके बाद यूनानी धीरे धीरे करके प्रवेश करते गए, क्योंकि इनकी धन की लालसा थी। धन की लालसा में उन्होंने जो भी उनके जो तिजोरी थी, तो उन्होंने जब कबीलाई जीवन जो था, जहाँ पे कबीला जो छोटे छोटे राज्य विस्तृत थे, छोटे छोटे प्रदेश थे, उन्होंने उनको जीतते हुए आगे बढ़ते चले, और जो भी उनका तिजोरी थे उन्होंने उस तिजोरी को भर दिया। तिजोरी भरने के बाद जब इस कबीलाई जीवन में दो महत्वपूर्ण शासक आए, पहले महत्वपूर्ण शासक थे अम्भी, भारत के जो तक्षशिला थी उसके जो राजा थे अम्भी। अम्भी से उनका संघर्ष होता है। अम्भी का संघर्ष होने के दौरान जो है सिकंदर की जो है जीत होती है। सिकंदर की जीत होने का कारण क्या है कि अम्भी के साथ लड़ाई होने के बाद अम्भी जो है नतमस्तक हो जाता है उसके सामने में, और नतमस्तक हो जाने के बाद वह उनका सहयोगी हो जाता है। सहयोगी होने के बाद फिर वह आगे बढ़ता है। तो जो भी उसकी संपत्ति थी उसका लालसा जो है आगे बढ़ता गया, क्योंकि उनकी एक ही लालसा थी, धन लूट कर ईरान ले जाना। तो जो धन लूटकर ईरान ले जाना, क्योंकि ईरान जो है मकदूनिया था, ईरान में ही मकदूनिया था, जो मकदूनिया का शासक सिकंदर था उस टाइम का, जो 20 वर्ष की अवस्था में भारत में आता है। उसके बाद क्या हुआ कि दूसरी जो महत्वपूर्ण शासक थे उस टाइम में, जो पंजाब के शासक पोरस या पुरु, पंजाब के शासक पोरस या पुरु के संघर्ष होता है। और संघर्ष होने के बाद बहुत लंबा संघर्ष होता है,
मतलब कि बहुत लंबा संघर्ष होता है अम्बी से पुरु के साथ। अम्बी के मतलब अंतराल से पुरु का सबसे लंबा संघर्ष होता है, थोड़ा लंबा, क्योंकि पुरु जो है बहुत ही शक्तिशाली शासक था और सबसे अच्छा शासक था। और सिकंदर के साथ युद्ध होता है झेलम नदी और जो भी झेलम नदी और जो उसके पास जो रावी नदी है, उनका जो विस्तार था रावी नदी के किनारे तक, उसके पार करने के बाद झेलम नदी के किनारे जो है पोरस के साथ इनका बहुत भयंकर युद्ध होता है। भयंकर युद्ध होने के बाद जब सिकंदर की जीत हो जाती है, पोरस की हार हो जाती है, तो सिकंदर कहता है कि ऐसा शासक, ऐसा महत्वपूर्ण शासक, ऐसा शक्तिशाली शासक मैंने आज तक नहीं देखा जो अपने मतलब कि अपने शक्ति से हमें मन को हर्ष लिया हो। तो उस कारणवश पोरस को जो है जितनी जो संपत्ति थी वो थोड़ी संपत्ति उनको दे दिया और बाद में पोरस जो है सिकंदर का सहयोगी बन जाता है। सहयोगी बनने के बाद वह आगे की तरफ चलता है। तो सिकंदर एवं पोरस का जो युद्ध होता है वो होता है झेलम नदी के किनारे, जिसे हाई स्पीड झेलम युद्ध भी कहा जाता है। सिकंदर की सेना व्यास नदी के पार करने से इनकार दे। उसके बाद जब वो आगे बढ़ती है तो व्यास नदी या विपाशा नदी कहते हैं, प्राचीन नदी जो नाम है विपाशा नदी, जो उस व्यास नदी को पार करने के लिए जो सेना थी सिकंदर को मना कर देती है। क्यों मना करती है? इसका रीजन ये है कि सिकंदर कहते हैं कि हम 10 साल से लगातार चलते आ रहे हैं और वो कितने सैनिक थे वो घायल हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने शुरुआती दौर में देखा कि इतने बड़े बड़े शासक, इतने शक्तिशाली शासक, इतने महत्वपूर्ण शासक जो है उनसे युद्ध होता है। और उसके बाद उन्होंने देखा कि जब उनकी आंख उठी ऊपर तो देखा कि पूर्वी क्षेत्र में मगध में सबसे शक्तिशाली जो धनानंद था, जो सिकंदर से दुगुनी सेना उनके पास थी, उनके साथ वह कैसे युद्ध करता, उसी कारण। और उसके बाद उन्होंने दूसरी कारण यह भी थी कि वह 10 साल से लगातार युद्ध लड़ते लड़ते उनकी जो घर की इच्छा थी वो मन हर्षित हो रहा था कि कब वो घर चले जाए। इनके कारण वह व्यास नदी को पार करने के लिए सिकंदर की सेना इनकार कर देती है। इनकार करने के बाद 19 माह तक भारत में जो है सिकंदर आता है और 325 बीसी में वापस लौट जाता है। 326 बीसी से 325 बीसी तक भारत में रहता है और कई जाते मात्र जब 325 में वो मतलब वापस लौटता है मकदूनिया, तो कई रास्ते में जो कितने राज्य को जीतते चला जाता है। जीतते चले जाने के बाद 300 हम देखेंगे 323 बीसी में जो है सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है 33 वर्ष की अवस्था में। जब वो सिकंदर जब छोड़ के जब जाता है मतलब 326 से 325 बीसी में जब वो भारत को छोड़ से जाता है मतलब मकदूनिया वापस, तो वह 2 भागों में सेना को बांट देता है। पहला सेना जो है नेतृत्व निर्याकस जो उसके जल सेनापति था और दूसरा जो है थल सेना का जो नेतृत्व सिकंदर ने किया। दूसरे जो जल सेना का नेतृत्व निर्याकस ने किया, जो कि महत्वपूर्ण शासक उनका जो जल सेना था। और 323 बीसी में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में। उसके बाद क्या हुआ कि इनका जो प्रधान था, जो इनका प्रभाव पड़ा, क्योंकि हर शासक ने जो प्रभाव अपने अपने तरीके से छोड़े, उसी तरह के जो यूनानी है उन्होंने भी अलग तरह का प्रभाव छोड़ा। क्यों छोड़ा? क्योंकि उन्होंने देखा कि जब भारत में जो अधिक मात्रा में धन थे उन्होंने लूट कर अपने देश को पहुंचाया और रास्ते में उनकी मृत्यु हो जाती है बेबीलोन में। तो उन्होंने सोचा कि उन्होंने कहा, एक बात कहा, जब वो सिकंदर की सेना जो है व्यास नदी को पार करने में इनकार कर देती, तो उन्होंने कहा कि उसे हर्ष व्यतीत करने से कान, लेकिन उन दिलों में मैं जान दे सकूं जो निर्याकस कौन ऐसे कुछ कहता है वो कि जो मतलब उनमें दिल में मैं जान दे सकूं जिससे वो आगे की युद्ध लड़ सकता है। लेकिन उनसे कोई प्रभावित नहीं हुआ और प्रभावित नहीं होने के कारण जो है सिकंदर की सेना वापस लौट जाती है। लौटने के माह में हमने बताया कि 19 वर्ष तक यह भारत में रहता है और 325 बीसी में वापस लौट जाता है। उन्होंने सेना को 2 भागों में बांटा। एक जल सेना जो किसका नेतृत्व निर्याकस कर रहा था और दूसरा नेतृत्व सिकंदर खुद कर रहा था और थल सेना था। प्रभाव जो उन्होंने छोड़ा, निकैया जो विजेता कहलाता है, उन्होंने इस निकैया को लेकर भारत में प्रवेश किया। उसका उद्देश्य था विश्व विजेता बनना, लेकिन वह असफल रहा। लेकिन वह भारत के जो विश्व है वो 5% ही देश जीत पाया था, इतिहासकार का कहना है। बरू बेपला जो उन्होंने घोड़े के नाम पर, घोड़े का नाम उन्होंने बरू केपला था, उनके नाम पर एक नगर बसाया।
झेलम नदी के किनारे। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। झेलम नदी के किनारे बरू केफला जो है घोड़े का नाम था, उनके नाम पर जो है नगर बसा है। उसके बाद जब यह गए वहां से तो उन्होंने हमने बताया कि जो प्रभाव था गंधार शैली का प्रभाव बहुत मात्रा में छोड़ दिए। वहां पर नया जो शैली था वो गंधार शैली का विकास हुआ। भारत में एकीकरण हुआ, यूनान के साथ संपर्क बढ़ा, व्यापार बढ़ा, वाणिज्य बढ़ा, क्योंकि हमने बताया कि पश्चिमी जो क्षेत्र था जिधर से उन्होंने प्रवेश किया वो सबसे उपजाऊ क्षेत्र था। सिकंदर के जब सिकंदर आया था भारत में आक्रमण करने के लिए तो उनके साथ महत्वपूर्ण जो इतिहासकार आए, लेखक आए, निर्क्याकस और ओनेस्टिकेसर और इक्वेस्टुब्यूलस, जो ये सब जो लेखक जो है सिकंदर के साथ भारत में आया था। ठीक है, तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो जो भी जो है मैंने पॉइंट बताया वो एग्जाम और व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कोई अगर परेशानी लगे तो आप बुक में देखकर इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और मैंने अच्छी तरीके तो समझा दिया, लेकिन अपना अपना एक तरीका होता है समझाने का। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। और आगे के जो सीरीज है मौर्य कला मतलब कि मौर्य वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आई होप